तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया का मतलब होता है हिंदी में जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है या उसकी एक इनकैपेबिलिटी है, इनएबिलिटी है कि वो अपने आप ही अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो इनर्शिया को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन नॉट चेंज इटसेल्फ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यानी अपने आप चेंज नहीं कर सकता है अपनी सिचुएशन को जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स या कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फिर आता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर आता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? मान लीजिए मॉर्निंग टाइम में आपको उठने का मन नहीं करता है, ठीक है, मीन्स यू विल रिमेन्स इन रेस्ट अनटिल और अनलेस योर मदर और योर फादर और योर मोबाइल अलार्म, ठीक है, ट्राई टू अवॉक योरसेल्फ। जब तक आपको उठाने की कोशिश ना करें, आपकी मम्मी आवाज़ लगाते, आपके पापा आवाज़ लगाते या मोबाइल अलार्म नहीं बजता कि भाई उठ जाओ, तब तक आप रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until or unless an external force is applied on it। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में सीखा होगा कि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उसमें कारपेट में स्टक हो जाते हैं, तो जब हम उसको बीट करते हैं तो बाहर निकल जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, या अगर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ऑफ द trees, if we shake the branch vigorously of the tree then fruits are fall down। when the bus starts suddenly then the passengers of the bus falls in forward directions। तो ये सब क्या है? inertia of rest की examples हैं। ऐसे ही है inertia of motion। तो inertia of motion में क्या होगा? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उस मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में तब तक कंटिन्यू रहेगी, तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब जैसे मान लीजिए इसका क्या एग्जांपल है? कोई रनिंग बस है, ठीक है, उसमें बस ड्राइवर ने, बस ड्राइवर ऑफ रनिंग बस applies suddenly a brake, then the passengers of the bus falls in forward direction। तो वो आगे गिर जाता है, जबकि रेस्ट वाले केस में क्या था? पीछे। ठीक, तो ये मोशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो मोशन में होता है, लोअर पार्ट बस के फ्लोर से जुड़ा हुआ है, तो वो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो लोअर पार्ट तो आपका रेस्ट में आ जाता है और अपर पार्ट मोशन में रहना चाहता है, जिस वजह से आगे गिर जाते हैं। या आप रनिंग कंडीशन में हैं, दौड़ रहे हैं, आपके पैर के नीचे कोई पत्थर आ गया कुछ भी, तो भी आप आगे गिरते हैं। तो ये सब क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि कोई भी बॉडी उसी डायरेक्शन में तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि आप कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे when a bus takes a sharp turn on a circular path then the passengers of the bus falls away। जैसे देखिए ये सर्कुलर टर्न है, ठीक है, तो पैसेंजर इस डायरेक्शन में, ये इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो द पैसेंजर्स फॉल्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर टर्न।
तो जैसे आप लोग स्कूल भी जाते हैं बस से, तो कई बार बस टर्न लेती है तो हम दूसरी तरफ गिरने लग जाते हैं, तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब इनर्शिया मेजर कैसे करते हैं, तो जिस बॉडी का मास जितना होगा उसके अंदर इनर्शिया भी उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स इनर्शिया measures the mass of the body measures the inertia. फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी विद वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये लीनियर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे p से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू m इंटू वी, इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन until or unless an external force applied on it, that is known as Newton's first law of motion. It is also known as law of inertia. तो इसके एग्जाम्पल भी वही वाले होंगे, जो अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। फिर सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ the rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied on the body. The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on the body. Means F is directly proportional to dp over dt. dp क्या है, change in momentum, but p equal to क्या होता है, m into v, वो यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो f, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, k, d ओवर dt, m इंटू v। मास कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, k m dv ओवर dt, या f इक्वल टू के एम। डीवी ओवर डी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस डीवी ओवर डी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इफ एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, एम इक्वल टू 1 kg, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मींस ऑल these quantities are in unity, means 1 यूनिट में है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 1। तो F इक्वल टू सिंपल m a। ठीक है। अब मान लीजिए इसी फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि हमें पता है बेटे ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म्स। तो देखिए जो हमारे पास फोर्स है, अगर हम लोग इसको 3D में लिखते हैं तो ये आएगा एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। तो मोमेंटम जो आएगा बेटे वो P इक्वल टू पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और प्लस पी जेड के कैप। तो फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, सिंपल dp ओवर dt। या इसको मैं डिटेल में लिखूं तो ये आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप इक्वल टू
डी ओवर डी टी पी एक्स आई कैप, डी ओवर डी टी पी वाई जे कैप, प्लस डी ओवर डी टी पी जेड के कैप। ठीक है। अब अगर आपको चाहिए कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो सिंपली यहां पे केवल आई कैप वाले कंपेयर करेंगे, मींस एफ एक्स इक्वल टू डी पी एक्स ओवर डी टी। ऐसे ही या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, या ये आ जाएगा एफ वाई इक्वल टू डी पी वाई ओवर डी टी इक्वल टू एम ए वाई, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू डी पी जेड ओवर डी टी इक्वल टू एम ए जेड। तो यह है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। ऐसे ही फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू एम ए वाई, और ऐसे ही एफ जेड इक्वल टू means force along z axis equal to rate of change of momentum along z axis equal to m a z। जनरली जो फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है, लेकिन कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में इस टाइप से दिया हुआ मिल सकता है, 1 kg वेट इक्वल टू 1 kg एफ, ये इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन की। तो ये यूनिट भी हम लोग यूज कर लेते हैं कई बार न्यूमेरिकल्स में, या एक और यूनिट यूज कर लेते हैं हम लोग फोर्स के लिए, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के। ठीक है, वो हमने सेकेंड चैप्टर में किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई दो बॉडी है, इसका नाम 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो 2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F21 इक्वल टू माइनस F12 की। ठीक है, और इसी थर्ड लॉ की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वी आर कैपेबल टू मूव ऑन और वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पानी में क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि रिएक्शन फोर्स हमें इक्वल नहीं मिलता है। या हम सैंडी प्लेसेस पे क्यों नहीं चल पाते, सैंड जहाँ पे है, या फिसल जाते हैं, मड में नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमें रिएक्शन फोर्स इक्वल नहीं मिलता है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड मींस एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, whenever we apply a large amount of force for a very short interval of time on a body which causes the change in momentum of the body, that is known as impulse। जब हम किसी बॉडी पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ जाता है, जिसको इम्पल्स कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे जे से या आई से डिनोट करते हैं। तो J इक्वल टू, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू डेल्टा टाइम, डेल्टा टी, तो ये इम्पल्स कहलाता है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, SI यूनिट न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब मान लीजिए इम्पल्स फॉर कांस्टेंट फोर्स, इम्पल्स फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर आपको इम्पल्स निकालना है तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इस पे मैंने एक्स एक्सिस पे टी ले लिया और वाई एक्सिस
इस वाई एक्सिस पे हमने फोर्स ले लिया है, तो आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। ओ ए बी सी, तो आप यहां से देख सकते हैं इम्पल्स इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। तो इम्पल्स जे इक्वल टू, देखिए ये इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या है, ओ ए बी सी। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आ जाएगा आपके पास ओ ए इंटू ओ सी, या ए भी लिख सकते हैं। तो ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है एफ को, और ओ सी रिप्रेजेंट कर रहा है टी को। तो यहां से आप निकाल सकते हैं जे इक्वल टू एफ इंटू टी। तो ये भी इम्पल्स आ गया, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है। ऐसे ही इम्पल्स फॉर वेरिएबल फोर्स, तो अब निकालते हैं हम लोग इम्पल्स फॉर वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब फोर्स आपका वेरी करता रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब फिर से पहले की तरह मान लीजिए मैं एक ग्राफ ऐसे प्लॉट करता हूँ फोर्स के लिए, फोर्स कभी बढ़ा कभी घटा इस टाइम, ठीक है। और ये आपने इस पे टी लिया है, इस पे फोर्स लिया है, ठीक है। ये ओ है, मान लेता हूँ ये टाइम इंटरवल t1 है, और यहाँ कहीं पे आप ये टाइम इंटरवल t2 ले लेते हैं। एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ऐसा एज्यूम करेंगे या ऐसा होगा जिसमें हमारे पास जो फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, आप देख सकते हैं इसमें, लेकिन टाइम वेरी करेगा, चेंज होगा। तो इसको डी टी लिख लेता हूं मैं, ये है ए बी सी और ये डी। तो फॉर्मूला तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, इम्पल्स, और हमने छोटा सा पार्ट लिया हुआ है तो इम्पल्स भी कम ही आएगा। मीन्स इम्पल्स डीजी इक्वल टू एरिया, डीजे इक्वल टू एरिया अंडर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप स्ट्रिप ए बी सी डी, ठीक है। तो ये डी जे इक्वल टू रेक्टेंगल सिंपल लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू ए डी। देखिए तो ए बी एफ को डिनोट कर रहा है, एफ इंटू ए डी डी टी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है डी टी, ठीक है। अब आपको टोटल इंपल्स चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, एफ डी टी वेरिएबल है ये, तो टाइम t1 और t2। तो अब जो बेटे फोर्स का कभी क्वेश्चन आएगा इसमें इंपल्स निकालने के लिए, तो फोर्स जो होगा वो टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। जो एप्लीकेशंस डेली लाइफ में है इंपल्स के, वो क्या है कि जैसे क्रिकेट प्लेयर है, वो क्या करता है जब बॉल को कैच करता है, फील्डर कैच द बॉल, ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, तो उससे क्या करता है वो जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, उसके टाइम को वो इंक्रीज कर देता है हाथ को पीछे खींच के। शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन आवर व्हीकल्स, बफर्स आर प्रोवाइडेड इन रेलवे, जो दो बोगी के बीच में बड़े बफर से होते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पल्स का एप्लीकेशन है।